अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 29 और जो चैप्टर है हमारे पास वो है अल्टरनेटिंग करंट के जो फाइनल टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हैंडआउट्स के थ्रू वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाएंगे चैनल पर और चैनल पर जाने के बाद आपने आना है प्लेलिस्ट पे और प्लेलिस्ट के बाद आपने यहाँ से फाइनल टर्म की जो भी प्लेलिस्ट हमारे पास मौजूद है फाइनल टर्म से रिलेटेड उसको फॉलो कर देना है। इसी तरह मिड टर्म की बनी हुई आपके पास प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इधर आपको मिल जाएगी मैथ की भी। इसी तरह से मैथ के साथ हमारे पास बाकी फिजिक्स मिड टर्म भी है, बाकी सारी चीज़ें मौजूद है वो आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास फिजिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है तो फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की हमारे पास प्लेलिस्ट से रिलेटेड इस वाले प्लेलिस्ट को आपने फॉलो करना है और न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी मौजूद है जो कि इसके अंदर फिलहाल 2 वीडियोज़ अपलोडेड है और बाकी भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी। और बहुत जल्द जो है वो हमारे पास MCQs की मेगा वीडियोज़ आने वाली है तो उनको आपने लाजमी फॉलो करना है, वो सारी की सारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। न्यूमेरिकल्स भी बहुत जल्द बाकी सारे आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है वो है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। AC इज करंट दैट फ्लो। अल्टरनेटिंग करंट का ये शॉर्ट फॉर्म है AC इज करंट दैट फ्लोज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन अलोंग अ वायर। तो अल्टरनेटिंग करंट की यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन बताई हुई कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। वो एक करंट है जो कि फ्लो करता है, नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि एक करंट है। तो क्या बता रहे हैं कि एक करंट है जो कि फ्लो करता है वन डायरेक्शन में अलोंग अ वायर। तो ये भी याद रखना है आपने कि कितने डायरेक्शन में करता है, वन डायरेक्शन में करता है वायर के थ्रू एंड देन इन द डैश डायरेक्शन। और उसके बाद किस डायरेक्शन में होता है, पहले तो वो फ्लो करता है अल्टरनेटिंग करंट एक करंट है जो कि फ्लो करता है एक डायरेक्शन में वायर के थ्रू एंड देन इन द डैश डायरेक्शन। और फिर कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास ही फिर मूव करेगा। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द मोस्ट कॉमन AC इज sinusoidal in which the current and voltage flow follow a dash function। तो मोस्ट कॉमन हमारे पास AC को क्या है, वो साइनोसोडियल है in which the current and voltage follow a dash function। तो हमारे पास वो कौन सा फंक्शन फॉलो करते हैं, हमारे पास साइन फंक्शन फॉलो करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो AC है वो साइनोसोडियल है और ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको भी आपने याद रखना है कि साइनोसोडियल सोडल हमारे पास इन विच द करंट एंड वोल्टेज फॉलो अ डैश फंक्शन, जिसमें करंट और वोल्टेज है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, साइन के फंक्शन को फॉलो करता है। ये आपने याद रखना है और ये वर्ड भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इन AC द एवरेज वैल्यू इज डैश। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, द एवरेज वैल्यू इज डैश। तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0। तो उसके बाद आपसे मजीद रीज़न पूछा गया है तो ये भी ब्लैंक में पूछा जा सकता है, आगे वाली चीज़ें इसके अंदर भी। लेकिन इससे पहले जो चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास AC के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज मतलब किसी की जैसे फर्स्ट करें क्लास है उसके अंदर 2 है 4 है 5 है तो उसका एक एवरेज निकल जाएगा कि 2.5 इस तरह से। तो ये एक एवरेज वैल्यू है जो कि AC करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये आपने याद रखनी है। क्यों होती है, बिकॉज द करंट फ्लोज फॉर द सेम टाइम इन वन डायरेक्शन एज इन अदर। तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूव करती है एक ही टाइम पे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे ऊपर हमने बताया था कि AC करंट कौन सा होता है, जो कि वन डायरेक्शन पे फ्लो करता है वायर के थ्रू और देन इन द रिवर्स डायरेक्शन और फिर बाद में वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ एनी AC वेव्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्क्वायर ऑफ एनी AC वेव हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। स्क्वायर जो AC वेव का होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ एनी AC वेव्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चीज़ हम पर ऑलरेडी मौजूद है, इन्होंने ब्लैंक बता दिया हमें, लेकिन आगे कोई रीज़न पूछेंगे। दस इट्स एवरेज इज नॉट डैश। तो इसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, 0 नहीं होता। दस इट्स एवरेज इज नॉट 0। तो 0 के इक्वल इसका एवरेज नहीं होता। ये किसका नहीं होता, ऊपर जो चीज़ हो रही थी वो अलग थी। ऊपर क्या था हमारे पास, यहाँ पे बोल रहे थे कि एवरेज वैल्यू AC की कितनी होती है, इन AC द एवरेज वैल्यू इज 0 थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ एनी AC वेव इज ऑलवेज। तो AC वेव का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, द स्क्वायर ऑफ एनी AC वेव्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं देन इट्स एवरेज इज नॉट 0, यानी इसकी एवरेज जो स्क्वायर वाले की है इसकी एवरेज जो है वो 0 नहीं होती। जबकि नॉर्मल वाले AC जो है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है और स्क्वायर वाले के अंदर एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती। उसके अंदर होती है, इसके अंदर एवरेज वाले के अंदर स्क्वायर ऑफ एनी, सॉरी एवरेज तो दोनों है लेकिन स्क्वायर वाले में वैल्यू कितनी होती है, एवरेज 0 नहीं होती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दोनों सेम ही है, एक में है 0 होती है, एक में है नहीं होती। अब ये जिसने डिफरेंस समझ लिया होगा वो कर लेगा, वरना जिसको पता भी होगा उसने जाके फिर गलत ही कर देना है। हो सकता है उसने ये रट लिया, उसको ये याद आ रहा हो कि 0 ही बस लगाना है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि कहाँ पे क्या चीज़ बोल रही है। अगर नॉट 0 आ गया तो फिर हमारे पास जी इट्स एवरेज इज नॉट 0, तो हमारे पास वो 0 नहीं होता। और ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ लेंगे आपसे,
हमने चीज़ों को क्लियर कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन एसी अपॉन एवरेजिंग द स्क्वायर वी गेट। अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास जब हम एवरेज करते हैं स्क्वायरिंग वी गेट डैश द स्क्वायर ऑफ द पीक वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डैश द स्क्वायर ऑफ द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू की क्या स्क्वायर होती है हमारे पास, हाफ द स्क्वायर ऑफ द पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू जो होती है उसके हाफ हमारे पास वो वैल्यू आती है जब हम एवरेज को स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ देयर इज अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1 एंड फ्रीक्वेंसी w इक्वल टू, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, ये इसका सिंबल है w, तो किसके इक्वल होता है हमारे पास 2 पाई अपॉन t। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास 2 पाई अपॉन t। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एसी इज जनरेटेड बाय कॉइल रोटेटिंग इन अ डैश फील्ड। तो एसी हमारे पास जनरेट कब होती है, तो एसी हमारे पास जनरेट होती है कॉइल के जरिए। कॉइल रोटेटिंग, कॉइल जो है वो रोटेट करता है, लेकिन वो फील्ड कौन सी होती है, आपसे वो फील्ड पूछी जा रही है, तो फील्ड हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो एसी जनरेट होती है कॉइल के थ्रू, किस तरह से होती है, जब वो रोटेट करती है, और किस फील्ड में होती है, तो वो फील्ड हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है वी नो फ्रॉम फ्राडेज लॉ। फ्राडेज लॉ का ये हमारे पास सिंबल है E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी दैट अ चेंजिंग मैग्नीट्यूड फ्लक्स गिव्स राइज टू एन EMF। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आएगा EMF। वी नो फ्रॉम फ्राडेज लॉ, तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन लिखी हुई दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू एन। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसको राइज देता है, ये चीज आपने यहाँ से याद रखनी है। ये तो फ्राडे लॉ है, सही है, समझ गए, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारे पास किसको राइज देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा हो तो हमारे पास वो EMF को राइज देता है, बढ़ावा देता है, राइज का मतलब होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इमेजिन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कॉइल ऑफ एरिया A rotating with frequency w so that the flux through the coil at any instant of time is phi b equal to। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने इमेजिन करना है, और वो एंड अ कॉइल ऑफ एरिया, और एक एरिया को हमने इमेजिन करना है। एक मैग्नेटिक फील्ड यानी फील्ड कौन सी हुई, मैग्नेटिक फील्ड को हमने इमेजिन करना है, एरिया को करना है जो कि रोटेट कर रही है फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि है w। इसको w नहीं बोलते, इसका अपना एक नाम होता है, लेकिन मैं फिलहाल w बोल रहा हूँ। सो दैट द फ्लक्स थ्रू द कॉइल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज फाई बी। तो इसमें सिंपल साहब से फॉर्मूला पूछा जा रहा है, सिचुएशन क्रिएट करके ये सारी चीजें कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उसके बाद एरिया दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो फ्लक्स होगा किसी भी कॉइल के अंदर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो कितना होगा। तो हमारे पास ये फ्लक्स आ गया B इक्वल टू, तो इक्वल होगा BA cos WT, BA cos WT। अब यहाँ पर हमारे पास W लिखा हुआ है यानी फ्रीक्वेंसी है, तो इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी। तो आपने इन चीज़ों को नोट करना है, एरिया भी दिया हुआ है तो एरिया भी मौजूद होगा, सही है, ये दो चीज़ें तो हो गई। उसके बाद टाइम भी दिया हुआ है तो टाइम भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये तीन चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद B आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो B यहाँ पर आ गया, तो बाकी कॉस जो है वो हमारे पास यहाँ पर लग गया, वो इसी उससे रिलेटेड होगा, कोई ना कोई चीज़ जो है हमारे पास किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। इस पूरे स्टेटमेंट को जब हम डिटेल में जाएंगे तो खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि ये कॉस भी कहाँ से आ रहा है, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर BA cos WT यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम, तो ये आपने इसी तरह से रट लेना है। हो सकता है आगे पीछे हो जाए चीज़ें थोड़ी सी, तो वो आपने ब्लैंक्स में कंफ्यूज नहीं होना। मेन आंसर आपने यही याद रखना है, इसकी सीक्वेंस को आपने यहीं से याद रख लेना है कि पहले B आएगा, फिर कैपिटल A आएगा, फिर cos, फिर WT, BA cos WT। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इमेजिन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कॉइल ऑफ एरिया A रोटेटिंग विद फ्रीक्वेंसी W so that the flux through the coil at an instant of time is BA cos WT। तो ये आपसे उन्होंने खुद ही बता दिया कि इतना होता है, इसके इक्वल होता है BA cos WT, लेकिन आगे आपसे जाहिर सी बात है कोई चीज़ पूछेंगे फिर। देन द इंड्यूस EMF इज इंड्यूस EMF कितना होता है हमारे पास, तो इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा BAW sin WT। तो ये क्या हो जाएगा, BA यही आ जाएगा शुरू में, उसके बाद क्या आएगा W आ जाएगा, ये जो W बाद में लिखा हुआ है शुरू में आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा, बल्कि यही सारा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा W आ जाएगा, यहाँ पर W आ जाएगा, फिर साइन W और T, कोस की जगह साइन हो जाएगा, और एक और एडिशन होगी कि ये W जो बाद में लिखा हुआ है इसी तरह से एक शुरू में भी साइन के स्टार्ट में आ जाएगा, साइन के स्टार्ट और एंड में एक W आ जाएगा। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारे पास सेम है, तो ये आपने याद रखना है कि जब हमारे पास ये चीज़ जो फ्लक्स है हमारे पास ये चेंज हो जाता है, तो हमारे पास जो इंड्यूस EMF वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा BAW sin WT। ये चीज़ आपने याद रखनी नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है AC इज पर्टिकुलर यूजफुल बिकॉज ट्रांसफार्मर मेक इट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो AC हमारे पास एक यूजफुल है, पर्टिकुलर यूजफुल है, यानी इसको हम यूज करते रहते हैं बिकॉज ट्रांसफार्मर मेक इट पॉसिबल, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसे पॉसिबल बनाता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकें,
स्टेप अप एंड स्टेप डाउन क्या चीज कर सके, वोल्टेजेस को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सके। ट्रांसफार्मर जो है वो उसको पॉसिबल करता है कि हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करें। किसको करें, वोल्टेजेस को हम इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन करें। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द बेसिक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ डैश कॉइल। तो ये चीज आपने याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, 1 2 मैनी ऑफ एनी शेप, इसी तरह के जो जितने भी एमसीक्यूज हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमने इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द बेसिक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ डैश कॉइल। जो बेसिक ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास वो कितने उस कॉइल्स पे कंसिस्ट करता है। तो बेसिक ट्रांसफार्मर हमारे पास 2 कॉइल्स पर कंसिस्ट करता है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द बेसिक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। ऊपर जो मैं चीज आपको बता चुका हूँ, हर एक एमसीक्यू में बताता हूँ कि जब आपको ब्लैंक बता दे ऑलरेडी तो वो आपसे कोई रीजन पूछेंगे या फिर मजीद उससे रिलेटेड आपसे चीजें पूछेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि द बेसिक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। सही है, हमें समझ आ गई, हम ऊपर देख चुके हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये जो चीजें मैं लिखता हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको मैं अलग से भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर चीजें डिस्कस हो गई कि 2 होते हैं और यहाँ पे चीजें क्लियर होती है कि कौन से होते हैं। अब चीज क्लियर हो गई, हर एक चीज में जाहिर सी बात है बार बार नहीं लिख सकते एक एमसीक्यू को 3 दफा। तो ये कुछ चीजें होती है, ये लाइनें जो इसके अंदर लिखी हुई है इनको आपने रट लेना है। सही है, कॉइल्स को कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ये टाइप्स किसकी है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये है ट्रांसफार्मर की टाइप्स, ये भी याद होना चाहिए कि टाइप्स किसकी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोथ रेप्ड अराउंड अ कोर। तो हमें आगे बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बेसिक ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 कॉइल्स पे कंसिस्ट करता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। उसके बाद मजीद बोल रहे हैं कि बोथ रेप्ड अराउंड अ कोर टिपिकली आयरन दैट एनहेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड्स को बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है। हमारे पास क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब पता कैसे चलेगा किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, फील्ड लिखी हुई है। सही है, तो फील्ड का मतलब है आपसे फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सी फील्ड होगी, वो जब आपने ये लाइन देखी होगी कि इसके सामने कौन सी फील्ड लिखी हुई है तो आपके सामने वो आपको पता चल जाएगा कि फील्ड किस फील्ड के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। हैंडआउट्स की लाइनें बाकायदा कॉपी पेस्ट की हुई है सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू हमारे पास इफ NS अपॉन NP, यानी इसका मतलब है सेकेंडरी और प्राइमरी। तो अगर ये डिवाइड में NS ऊपर होगा NP नीचे होगा, हमारे पास इज लेस देन 1। जब हमारे पास NS अपॉन NP लेस देन होगा 1 से, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये स्टेप डाउन कहलाएगा। डाउन कब कहलाएगा, जब ये लेस देन 1 होगा हमारे पास। और कंडीशन क्या होगी, NS अपॉन NP। तो ये जब लेस होगा तो लेस देन 1 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसी बात है, जाहिर सी बात है स्टेप अप इसके ऑपोजिट होना चाहिए। ऐसा ही होते हैं सारी चीजें। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास NS अपॉन NP लेस देन 1 होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट समझिए हमारे पास सेम वही चीज है, NS अपॉन NP इज लेस देन 1, तो सही है, देन इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो चीज क्लियर हो गई, लेकिन उसके बाद रीजन पूछेंगे आपसे कि क्यों होता है। बिकॉज द सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज। क्यों होता है इस तरह से, लेस देन 1 होता है और इसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है, सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है वो लेस देन होता है इनपुट वोल्टेज से। सेकेंडरी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से लेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास लेस देन 1 होता है और ये इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये छोटा सा रीजन है, इसको आपने याद रख लेना है कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो लेस होता है इनपुट वोल्टेज से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ दिस इज अ lossless transformer, any and good transformer are dash lossless, then the input power must equal to the output EPIP equal to ESIS। सही है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लॉसलेस ट्रांसफार्मर होता है और गुड ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो -% लूजलेस होते हैं। तो ये लॉसलेस है या लूजलेस है, जो भी आप बोलो, इसको हमने चीजों को समझना है ताकि पेपर में चीजें क्लियर हो जाएं। सही है, लॉसलेस मतलब वो कितना % लॉसलेस होता है, एंड गुड ट्रांसफार्मर आर -% लॉसलेस। तो हमारे पास बोल रहे हैं कि इफ दिस इज लॉसलेस ट्रांसफार्मर, अगर हमारे पास ये लॉसलेस ट्रांसफार्मर है तो उसके बाद हमारे पास गुड ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो वो कितना % लॉसलेस होना चाहिए। गुड ट्रांसफार्मर आर लॉसलेस %, लॉसलेस। तो लॉसलेस कितना होता है हमारे पास, वो होता है 99%। जो अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं, गुड ट्रांसफार्मर्स आर 99% लॉसलेस। तो लॉसलेस हमारे पास, ये आपने वर्ड याद रखना है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे, लूजलेस बोलेंगे, लॉसलेस बोलेंगे, मेरे ख्याल में लॉसलेस बोलेंगे। तो हमारे पास वो कितना होता है, 99% जो है हमारे पास वो लॉसलेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मजीद है, ये सारी कहानी लिखी हुई है, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है कि EPIP किसके इक्वल होता है, ESIS के। प्राइमरी जाहिर सी बात है सेकेंडरी के इक्वल है, ये चीजें बस आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वट एवर द साइज आर शेप ऑफ अ करंट कैरिंग अ लूप। ये जो चीजें हैं ना, इनको आपने याद रखना है। वट एवर द शेप और साइज ऑफ अ करंट कैरिंग अ लूप, द मैग्नेटिक फ्लक्स दिस पासेस थ्रू इट इज डैश टू द करंट। तो क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है।
मैग्नेटिक फ्लक्स दैट पासेस थ्रू इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इंडक्टेंस कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस इफ देयर इज ओनली वन कॉइल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द रिलेशन फाई इक्वल टू एल आई। तो ये चीज आपने याद रख लेनी कि इंडक्टेंस जो होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो ये चीज आपने भी याद रखनी है कि इंडक्टेंस क्या कहलाता है, हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है इफ देयर इज ओनली वन कॉइल। कॉइल कितनी होनी चाहिए, शर्त क्या है हमारे पास, जब एक कॉइल होगी तो तब हमारे पास ये इंडक्टेंस क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। एक का मतलब वैसे भी खुद होता है हमारे पास, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगी जब वन कॉइल होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है किस रिलेशन के थ्रू, तो फाई इक्वल टू एल आई हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंसेस। तो इंडक्टेंस हमने ऊपर देख लिया है और इंडक्टेंस हमारे पास जो यूनिट होता है इंडक्टेंस का वो है हेनरी। हेनरी हमारे पास इंडक्टेंस का यूनिट है। और टेस्ला हमारे पास यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला। और हेनरी किसका यूनिट है हमारे पास, इंडक्टेंस का। ये दो यूनिट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 1 हेनरी इक्वल टू। तो 1 हेनरी इसी तरह से हम पहले न्यूटन को भी देख चुके हैं, सारी की सारी चीजों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं पेपर में जो कि बाहर दिखते हैं सिंपल है, लेकिन यूनिट की वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारा एमसीक्यूज फालतू में चला जाता है, जाया हो जाता है। तो ये 1 हेनरी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 हेनरी इक्वल होता है हमारे पास 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। अब ये इस तरह की चीजें जो है वो बार बार हम जाहिर सी बात है बोलते रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे मैं अलग से मजीद 5-6 वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जिसमें ये सारे के सारे एमसीक्यूज एक ही साथ कवर हो जाएं, जो अलग अलग किस्म के हैं, सिमिलरिटीज होंगी एक दूसरे के साथ, उनको एक जगह पे रख दूंगा। ये वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो 1 हेनरी कितने के इक्वल होता है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है नोट दैट इंडक्टेंस लाइक कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस को हमने नोट करना है जैसे कि कैपेसिटेंस है इज प्योरली ज्योमेट्रिकल एंड डिपेंड ओनली अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ वायर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डैश। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि हमारे पास इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस को हमने नोट करना है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि कैपेसिटेंस से एक तशबीह दे रहे हैं हमारे पास कि इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ एक तशबीह दे रहे हैं हमारे पास कि इज प्योरली ज्योमेट्रिकल, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल होता है, प्योरली ज्योमेट्रिकल होता है और वो डिपेंड करता है शेप और साइज पे वायर्स की। तो वो वायर्स की शेप और साइज पे डिपेंड करता है और वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता वो बात हो रही है, तो वो करंट पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विद 3500 टर्न्स, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये बाकायदा एक न्यूमेरिकल है और जिसको हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.21 हर्ट्ज। तो इन चीज़ों को भी सॉल्व करते रहेंगे। इससे ऊपर जो हमारे पास लास्ट चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल्स है उनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनको यहाँ पे समझाना थोड़ा टाइम भारी हो जाता है क्योंकि ये एमसीक्यूज की वीडियो, इनकी डिटेल में हम नहीं जा सकते इतनी। फिलहाल आप याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर है 1.21 हर्ट्ज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द पावर एक्सपेक्टेड बाय द बैटरी इक्वल्स एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर प्लस डैश ऑन इंडक्टर। तो हमारे पास जो यहाँ पर रेजिस्टर के साथ क्या आएगा, हमारे पास आएगा वर्क डन। द पावर एक्सपेंडेड बाय द बैटरी। तो पावर जो होती है बैटरी के थ्रू एक्सपेंड होती है, इक्वल एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो इक्वल एनर्जी जो डेसिपेट होती है हमारे पास रेजिस्टर में, उसके साथ किस में होती है हमारे पास रेजिस्टर प्लस वर्क डन ऑन इंडक्टर पे होती है जाके। रेजिस्टर के साथ हमारे पास जो दूसरा होता है हमारे पास पार्टनर इसका कौन सा होता है, वर्क डन होता है, और कहाँ पे होती है, इंडक्टर पर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन वी गो टू द एसी केस, सपोज दैट वी सडनली connect a battery to an inductor so that the voltage suddenly increases from dash to EMF। या हमारे पास EMF का सिंबल है अक्रॉस द सर्किट। तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सडनली, वोल्टेज जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है 0 से लेके इंड्यूस EMF अक्रॉस द सर्किट हमारे पास। तो ये एक बाकायदा लाइन है, इसकी डिटेल में हम क्या जाए, वी सडनली कनेक्ट द बैटरी। जब हम बैटरी को सडनली कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टर जो है हमारे पास जो वोल्टेज जो है जिस टू एन इंडक्टर, यानी बैटरी को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो अचानक इंक्रीज हो जाता है। कहाँ से इंक्रीज हो जाता है, 0 to EMF अक्रॉस द सर्किट। व्हेन वी पास करंट थ्रू इंडक्टर अ चेंजिंग डैश इज प्रोड्यूस, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम करंट को पास करते हैं, व्हेन वी पास करंट थ्रू इंडक्टर, तो जब हम इंडक्टर के थ्रू करंट को पास करते हैं तो हमारे पास क्या चेंज हो जाता है, अ चेंजिंग डैश इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। पता कैसे चलेगा क्या प्रोड्यूस होती है, नीचे फील्ड लिखा होगा हमारे पास तो खुद ही पता चल जाएगा कि फील्ड के बारे में बात हो रही है। कौन सी फील्ड चेंज होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द पावर और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज EMF क्रॉस करंट। द पावर और रेट ऑफ डूइंग वर्क, सही है। पावर हमारे पास, ये पावर की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, इज EMF। तो EMF होती है और जो कि हमारे पास है एक्स, EMF एक्स नहीं है सॉरी, ये EMF मल्टीप्लाई बाय
जो कि होती है हमारे पास EMF मल्टीप्लाई बाय करंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि EMF मल्टीप्लाई बाय करंट होती है हमारे पास। वर्क हैज़ टू बी डन टू फोर्स द डैश थ्रू, तो हमारे पास वर्क जो है वो होता है ताकि हम फोर्स कर सकें करंट को थ्रू, फोर्स द करंट थ्रू। वी नोट दैट एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एज वेल एज इन एन इंडक्टर, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एनर्जी है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर में, एज वेल एज इन एन इंडक्टर में भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर के साथ साथ। इसीलिए ऊपर जो इंडक्टेंस के साथ हमारे पास कैपेसिटेंस लिखा हुआ था, तशबीह दे रहे थे उसको। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, तो ये शायद मेरे पास सेम आ रहा है। वी नो दैट एनर्जी कैन बी स्टोर इन अ कैपेसिटर एज वेल एज इन एन इंडक्टर। वी नो दैट एनर्जी कैन बी स्टोर इन अ कैपेसिटर एज वेल एज इन इंडक्टर। वी नो दैट एनर्जी कैन बी स्टोर इन, तो बस ये लास्ट के 3 जो है वो फालतू में रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास जो MCQs थे वो यहाँ पर जाके ख़त्म हो गए इंडक्टर तक, कि हमें पता है कि एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर में एज वेल एज इन इंडक्टर। तो ये सारी की सारी वीडियो थी इसी चैप्टर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29 अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। इससे पहले भी बाकी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आने वाले लेक्चर्स में बाकी लेक्चर्स जो रहते हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी आपने। और न्यूमेरिकल्स की वीडियोस तो ऑलरेडी यहाँ पर 1-2 अपलोड कर दी गई हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, इसके नीचे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक अलग से फोल्डर है, इसके अंदर भी मैं न्यूमेरिकल वाला प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर आपने फाइनल वाला देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन फॉर 2023, चल तो 2022 रहा है लेकिन ईयर 2023 है, तो मैंने 2023 चिपका दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना होगा, आपको ये ना लगे पुरानी वीडियोज़ है। उसके बाद हमारे पास ये मिड टर्म का है, तो मिड टर्म वालों का काम होगा मिड टर्म का, तो वो मिड टर्म का भी देख सकते हैं। और इसी तरह से फाइनल टर्म का जो है काफ़ी सारा काम हो गया और काफ़ी सारा रहता भी है, पेपर करीब है हमारे पास 27 से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो हमें प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करनी होगी इससे पहले। तो आप बस वीडियो को फॉलो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।